Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. CA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का जो सितंबर 25 का पेपर था, उसके सारे एमसीक्यूज एंड ऑल द न्यू मिस्टेक एरियाज, प्रोबेबल क्रिटिकल एरियाज, जो भी अच्छी चीजें हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. सो नॉट अ थॉरो इन डिटेल डिस्कशन, क्योंकि वो जरूरत नहीं है. बैलेंस कुछ पार्ट्स जो बहुत ही रिपीटेटिव है, जिसने एडिटी एक बार भी ढंग से किया है बेसिक भी, तो वो भी वो कर लेगा. तो उसको उसके ऊपर टाइम नहीं लगाते. टाइम अभी बहुत सेंसिटिव है. लेट्स यूटिलाइज अवर टाइम रिसोर्स वेरी केयरफुली. पेपर कैसा था सर? सितंबर 25 का कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे मिस्टेक एरियाज थी, तो वी विल फोकस अपॉन दैट. बाकी तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर कमेंट्स, अभी कोई हमारा मतलब नहीं है कि कैसा था क्या नहीं था. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. TRB Limited, having its head office at Delhi, is registered as ISD only under GST. It has 3 units in different cities: Jodhpur, Indore and Delhi. Okay, so which are operational in the current financial year. तो इनको हम ITC का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. ऑपरेशनल होना जरूरी होता है. It has to distribute the total ITC of 18 lakh for the month of Jan, out of which an invoice involving tax amount of 3 lakh pertains to Delhi unit only. तो दिल्ली को तो भैया पूरा का पूरा 3 लाख मिलने ही वाला है. बैलेंस क्या बचता है? बैलेंस आपका बचता है 15 लैक्स. टर्न ओवर एक्सक्लूडिंग टैक्स फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो आपका रिलेवेंट पीरियड रहता है, वो दिया हुआ है 10 लाख, 5 लाख, और क्या दिया है? एक सेकंड रुकना, दिल्ली का ऊपर दे दिया, ठीक है. सो यहाँ पे अब बैलेंस जो है आपका 30 में से 30 माइनस 15 जो है आपका दिल्ली का रहेगा, क्योंकि टोटल 30 है ना, तो एक का उन्होंने स्किप किया है. सो ऑब्वियसली दिल्ली का 15 लाख रहेगा. दिल्ली यूनिट इज अनरजिस्टर्ड, प्रोवाइड्स ओनली एग्जाम सर्विसेज. इट डजंट मैटर, ये मुझे मैटर नहीं करता. मैं अपनी तरफ से ISD की जो बाबा की झोली हम बोलते हैं उसको पूरा खाली करेंगे, ITC पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय TRV टू ईच ऑफ द एलिजिबल यूनिट्स. अब ऐसे टाइम पे थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो आप. एक बार आप देखो दिल्ली में, पहले हम आंसर निकाल सकते हैं दिल्ली का, कि दिल्ली को यहाँ पे एक तो 3 लाख रुपीज मिलने वाला है, और जो बैलेंस क्रेडिट है, बैलेंस क्रेडिट मतलब 15, उसका 50% मिलेगा, है ना, क्योंकि दिल्ली का जो शेयर ऑफ टर्नओवर है दैट इज 50%. तो यहाँ पे उसको और 7,50,000 मिल जाएगा. तो 10,50,000 दिल्ली का आंसर रहेगा. क्या क्या है इसमें देखो, 9 लाख, 10,50,000. अब दिल्ली का 10,50,000 आपको मिल गया, कहीं पे और है ही नहीं दिल्ली का. दिल्ली का हमारा और कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो यू मार्क इट एंड मूव अहेड. ठीक है, इसका आंसर बी रहेगा. साथ साथ एक बार वेरीफाई करा दूंगा आंसर्स, ताकि क्लैरिटी रहे. बी, आगे बढ़ो. ठीक है, पेपर में प्लीज डू नॉट गो इन रीचेकिंग मोड. एमसीक्यूज में टाइम बचाओ, जो कर रहे हो वो कॉन्फिडेंटली करो. विनीत ओवरसीज एक्सपोर्टेड सम गुड्स विच आर लेवेबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय एयर एट एन FOB वैल्यू ऑफ 3 लाख. 3 लाख का FOB वैल्यू है. इसको USD से INR में कन्वर्ट करेंगे, फॉर विच वी विल टेक द डेट ऑफ द शिपिंग बिल. ठीक है, एक्सपोर्ट का एक ही इलस्ट्रेशन आपके बुक में, वही इस बार MCQ की फॉर्म में आ गया था, एंड ऑब्वियसली दैट स्टेट द इंपोर्ट पार्ट एज वेल. तो शिपिंग बिल जो है आपकी फाइल हुई है 9 फेब को, उस दिन का मैं एक्सचेंज रेट लूंगा, वो भी CBIC का, ना कि RBI का. और उसके ऊपर जो मैं ड्यूटी लगाऊंगा वो लूंगा मैं LET एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट की, जो सेक्शन 51 की रहती है, 12% की. सो 3 लाख इंटू 84 इंटू 12%, दैट बिकम्स योर 302. एक सेकेंड, 3 लाख इंटू 84 इंटू 12%, यस 30,24,000. ये आपका आंसर बनेगा ए. सेकेंड का आपका बनेगा ए. नेक्स्ट पे आ जाओ. अजय एंड को इंपोर्टेड सर्टन गुड्स इनटू इंडिया बाय लैंड मोड vehicle. Importing the goods reached the land custom station on 12th Jan at 16 hours, मतलब 4 PM. ठीक है, the timeline for filing of the import report, it has to be filed within 12 hours of arrival. Had this been a case of air or your vessel, तो उस केस में prior to arrival जाता है, वो भी उसको नाम बोला जाता है IGM या फिर import IGM या फिर import manifest. ठीक है, तो इसका 12 hours का क्या बनेगा? शाम के 4 बजे, मतलब सुबह 4 बज जाएंगे, और रात को 12 से ये 13 हो जाएगा. ठीक है, मिडनाइट के बाद द डेट विल चेंज. तो इसका आंसर बनेगा 13 4 आवर्स. 4 मतलब ये सुबह की बात कर रहा है स्टैंडर्ड आवर्स में. तो थर्ड का आंसर आपका सी बनेगा. थर्ड का आंसर आपका बनेगा सी. अब इंटीग्रेटेड केस में आते हैं. हालांकि बहुत डिटेल्ड केस सिनेरियो उन्होंने नहीं पूछा है, लास्ट 2 बार से अच्छे MCQs, मतलब सिंपल आ रहे हैं केस में. तो पे अटेंशन टू स्मॉल पॉइंट्स, रीडिंग का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा. आ जाओ. सूरज राव भिलवाड़ा, Rajasthan, is a registered person under GST filing monthly return. His turnover for the financial year 23-24 was 1.25 CR. Okay. He is engaged in the business of various goods and services, provided the following transactions for February. तो फरवरी मंथ में ध्यान देना है, मेरा टैक्स पीरियड क्या है, इंडिविजुअल पे ध्यान देना है, रजिस्टर्ड पे ध्यान देना है, राजस्थान में है, और उसका टर्नओवर पे भी ध्यान देना है. मतलब ये देखने के लिए कि कोई वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन तो नहीं है. अब जो मैं ये इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है ना, मैं अभी देखूंगा ही नहीं, आई विल नॉट सी. ठीक है, कुछ इन्होंने ट्रांजैक्शंस करी है और ये मेरे को इनवर्ट सप्लाईज दिख रही है. आई विल गो टू द डिटेल्स आफ्टर रीडिंग
द एमसीक्यू। अदर इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा रीड करूंगा ढंग से, नोट्स भी रीड करूंगा, अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द एमसीक्यूज ऑल्सो। ड्यू टू द अकाउंटेंट ऑन लीव 3B फॉर द मंथ ऑफ फेब कुड नॉट बी फाइल्ड ऑन द ड्यू डेट ऑफ 20th मार्च, मतलब फेब्रुवरी की 20th मार्च को नहीं गई, इंस्टेड वो गई है 31st ऑफ मार्च को। ठीक है, तो 31st ऑफ मार्च को ये गई है, 11 डेज का डिले नजर आ रहा है। ओके, 31 ऑफ मार्च तो ये 20, ठीक है, तो ये आपका 11 डेज का आपका डिले आ गया है। सूरज राव कलेक्टेड एन एडवांस पेमेंट ऑफ 2 लाख प्लस जीएसटी फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस इन द मंथ ऑफ सितंबर। टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया है 13/2 में। However, tax was not deposited on such advance money even though 5 months have lapsed. ठीक है, ऑल आर इंट्रास्टेट सप्लाईज, रेट है 9%। स्पेयर पार्ट्स का एक अलग से रेट दिया है। एग्जामिन एंड आंसर। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड विद एनसीडीएक्स। अब कहीं ना कहीं इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको सिर्फ देखना होता है कि डिलीवरी हो रही है या सेटलमेंट हो रहा है, तो सीधा इसके अंदर आप ढूंढो विदाउट फिजिकल डिलीवरी स्क्वेयरिंग ऑफ हो रही है, मतलब नेट सेटलमेंट हो रही है। नेट सेटलमेंट हो रही है मतलब ये सिक्योरिटी रिटेन कर रहा है, सिक्योरिटी का फॉर्म रिटेन कर रहा है, मतलब दिस इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, तो ये जीएसटी के अंदर आएगा ही नहीं, है ना। गुड्स सर्विसेज तो है ही नहीं अपने सप्लाई के, मतलब बेसिक पैरामीटर ही नहीं पूरा हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी निल। ठीक है, फोर्थ का डी। साथ साथ करवा रहा हूं ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे जैसे आगे बढ़ रही है। अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड फॉर स्टे इन A1 होटल, जनरली होटल्स के केस में दे टेस्ट द कंसेप्ट दैट आई एम रजिस्टर्ड इन वन स्टेट गोइंग एंड स्टेइंग इन अनदर स्टेट होटल, तो वहां का इंट्रा नेचर बनेगा क्योंकि होटल का प्लेस ऑफ सप्लाई 12(3) में जाता है, तो वो इंट्रा दूसरे स्टेट का, मैं इस स्टेट का आईटीसी, व्हेन आई एम इन अनदर स्टेट आई कैन नॉट टेक द आईटीसी, तो मुझे पता है 99.9% ये सी ही बनेगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं अपन। मिस्टर सूरज राव, अब इसमें मुझे दिख रहा है ना होटल मतलब ये इनवर्ट सप्लाई की होगा, तो मैं होटल का ढूंढा इसके अंदर। इवेंट टू सूरत गुजरात, जबकि मैं राजस्थान का रजिस्टर्ड हूँ, फॉर अ बिजनेस मीटिंग विच वॉज मैंडेटरी अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग। ठीक है, स्टेड इन जीएसटी रजिस्टर्ड होटल A1 होटल फॉर फ्यू डेज, द रूम एकोमोडेशन चार्जेस फॉर 50,000। इसके अंदर कोई एग्जेम्पशन है, कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं है, नॉर्मल टैक्स लगेगा, बट मैं राजस्थान का आदमी हूँ, इंट्रा गुजरात स्टेट ट्रांजेक्शन का मुझे जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, तो दिस विल बी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ टोटल एलिजिबल आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, टोटल एलिजिबल आईटीसी एक बार ढूंढते हैं इनवर्ट सप्लाईज के थ्रू। परचेज ऑफ गुड्स फॉर 20 लाख फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन, इट इंक्लूड्स 5 लाख टुवर्ड्स परचेज ऑफ गुड्स विच आर एग्जेम्प्टेड, तो मतलब मेरा 15 लाख का परचेज है और रजिस्टर्ड से इससे क्या मतलब बनता है कि दे आर गोइंग टू बी चार्जिंग मी द जीएसटी। ठीक है, when you buy goods always see whenever your supplies, जब भी आप कुछ खरीदते हैं you have to see whether it is from a registered or unregistered person because that will impact my ITC. But if I'm selling, doesn't matter my supplier, my recipient is registered or unregistered, what matters is I am registered or not. वो एनालिसिस का एक स्ट्रक्चर थिंकिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो 15 लाख के ऊपर अपना रेट ले लेते हैं 18% का, 15 लाख का 18% ले लेते हैं, ये कितना बनेगा 2,70,000। ठीक है, आईटीसी ले लेते हैं। परचेज ए ट्रक फॉर 8 लाख फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अ ब्लॉक क्रेडिट अंडर 17(5) और डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया है, तो 8 लाख के ऊपर का 18%, भैया 18 ही है ना, एक बार वो चेक कर लो, हाँ जी 18 है, तो 1,44,000 आपका बनेगा। और incurred 3,50,000 on renovation of office building, debited the expense in the P&L account under repair maintenance. P&L में जा रहा है मतलब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी नहीं है, 17(5) का ब्लॉकिंग नहीं लगेगा, आप बिंदास इसके ऊपर आईटीसी ले सकते हो। 3,50,000 का 18% जो कि 63,000 आपका बन जाएगा और इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। टोटल कर लेते हैं इसको एक बार, प्लस 2,70,000, ये आपका बनेगा 4,77,000। तो एक बार बी, सी और बी अपन मार्क कर लेते हैं, एक बार सी और बी अपना आंसर मैच्ड है। आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ सप्लाई एंड रेट एप्लीकेबल फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू राजेंद्र, अब राजेंद्र की सर्विस कहाँ है भैया, ये रही। सो व्हेनेवर द स्पेसिफिक पार्ट दे आर आस्किंग, तो मैं ट्रांजैक्शन एनालाइज करूंगा। He provided repair maintenance related to generator to Mr. Rajendra involving both supply of goods being spare parts and supply of labor charges. He disclosed the value of goods at 10,000, value of service separately in the invoice issued in this regard. यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ये कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई का केस नहीं है, दिस इज नॉट अ बंडल, दिस इज रादर सिंगल इन्वॉइसिंग केस, दिस इज रादर अ सिंगल इन्वॉइसिंग केस। ये स्पेसिफिक जो आपका लेबर और गुड्स का कॉस्ट जो ये सर्विसिंग में आता है ना, ये कार केस में भी ऐसा ही होता है, तो दिस स्पेसिफिकली हैज बीन मेंशन्ड इन योर मटेरियल एज वेल, प्लस देयर इज वन आईसीआई केस
नॉट केस इंडिविजुअल बीओएस एमसीक्यू, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि मैंने आपको लेट से रेफ्रिजरेटर, एसी, टेबल, फलाना 4 आइटम सेल करे एंड दोस 4 आइटम्स आर अंडर सिंगल इनवॉइस, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ केस ऑफ बंडल। तो वो इंडिकेट एक इनवॉइस में किए जा रहे हैं, बट अपना अपना रिटेन करेंगे इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और उसका जो है वो टैक्स रेट उसको लग जाएगा। ठीक है जी, चलो। द नेचर ऑफ द सप्लाई, मिक्स कॉम्पोजिट नहीं, इंडिविजुअल सप्लाई एंड चार्जेबल एट द टोटल ऑफ 5% फॉर स्पेयर पार्ट्स एंड 18% फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये इंडिविजुअल रेट उसका लगेगा टैक्स का। तो आपका नेक्स्ट का आंसर बनेगा सी, 7th का। अमाउंट ऑफ लेट फी टू बी पेड while फाइलिंग द 3B फॉर द मंथ ऑफ फेब अंडर द जीएसटी लॉ, टोटल ऑफ द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब अगर आपका 1.5 बेसिकली टैक्स लायबिलिटी है एंड फर्स्ट वाले में हो आप, फर्स्ट वाले में मतलब अप टू 1.5 सीआर, तो आपका 50 रुपीज पर डे का लगता है। ठीक है, दैट हैज अ सर्टेन कैपिंग ऑफ 2000, बट येस यहाँ पे 50 इंटू 11 दिन का डिले हो रहा है, तो आपका मतलब 550 हो जाएगा ना, इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 8 का सी, 8 का सी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी विच मे बी लेविड अंडर सेक्शन नंबर 122 फॉर फेलियर टू डिपॉजिट द टैक्स ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बच्चे पूछते हैं सर डिमांड और 122 में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे करेंगे, सीधा बता देगा वो। अगर डिमांड की तरफ जाना है तो कहीं ना कहीं शो कॉज नोटिस, प्रोसीडिंग्स, डिमांड प्रोसीडिंग्स, ये शब्द आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। ये 122 का डायरेक्ट केस बन रहा है जहां पे आपने टैक्स जमा किया लेकिन आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया। आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड इट और नॉट, बट दिस वाज अनदर पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, कि इन्होंने 3 महीने से ज्यादा यहाँ पे डिले कर दिया है। कहा गया भैया, कहा गया वो अमाउंट, ये देखो। अगर ये 3 महीने से कम होता तो 122 लगता ही नहीं, पेनल्टी उसके ऊपर नहीं लगती, ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लगता अगर पूछते तो इस केस में जो है आपका 122 का पेनल्टी इसके अंदर लग जाएगा। दैट विल बी 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व। अब अमाउंट इन्वॉल्व के लिए आप एक बार चेक करो कितना टैक्स उसने क्या किया है। 2 लाख के ऊपर का जीएसटी, दैट इज 18%, मतलब 36,000 और 10,000, 36,000। अब 36,000 जो मैं ले रहा हूं, मैं टोटल ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं टोटल 20,000 से कंपेयर करूंगा, बट आंसर मेरा आएगा 36,000, दैट इज द हायर पोर्शन। 9th का आपका आंसर बनेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 2, जूस एंड को इज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रेगुलर स्कीम इन द स्टेट ऑफ केरला। तो एक फर्म है, पार्टनरशिप है रेगुलर स्कीम में और केरला में। इट इज एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओईएम मशीन बनाती है, ऑफ मोटर पंप्स एंड एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ रिलेटेड गुड सर्विसेज ऑल अक्रॉस इंडिया। तो मे बी एक सीएम का कंसेप्ट आएगा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का कुछ ना कुछ आएगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2024, द फर्म मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस। It supplied molds and dies owned by 2 unrelated component manufacturers free of cost, market value was 65,000, और एक कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, ये अगस्त मंथ के लिए है। ठीक है, अभी देखेंगे इसका एनालिसिस, जरूरत पड़ी तो डिटेल में जाएंगे। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज एंड रिसीव द पेमेंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस एज एप्लीकेबल, मतलब वो आपको एनालाइज करना है कि टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा, लगे अगर एप्लीकेबल है तो कटेगा। ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन दिए, तो ये मेरे सप्लाईज रहे होंगे। ठीक है, दीज आर माई आउटवर्ड सप्लाईज इन द मंथ ऑफ व्हाट, सितंबर। टैक्स पीरियड देखना, 3-4 टैक्स पीरियड देंगे, एक सवाल कोई टैक्स पीरियड के लिए होगा, एक सवाल कोई टैक्स पीरियड के लिए रहेगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर द फर्म मेड अ सप्लाई टू इट्स रिलेटेड कंसर्न, तो ये एक सप्लाई दी है। ठीक है, द फर्म एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ऑफ पंप मोटर्स, ये भी एक और है। ओके, एक शोकॉज नोटिस दिख रहा है 74A का। ठीक है जी, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वेरी वेल। Based on the information, now we will start the analysis. In respect of the outward transactions during the month of August, which of the following value will be treated as supply? तो पहले अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि अगस्त के 2 ट्रांजैक्शंस में कोई सप्लाई हो रहा है क्या, मतलब कोर कंसेप्ट ऑफ द टैक्सेबल इवेंट लग रहा है या नहीं लग रहा। सप्लाइड मोल्ड्स एंड डाइज ओन्ड बाय इट टू एन अनरिलेटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। सबसे पहला मेरा एनालिसिस क्या बन रहा है, आगे पहले रीड कर लेते चलो। फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट वैल्यू जिसका है, तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वी हैव टू अप्लाई द स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अप्रोच। फ्री होते ही मेरा शेड्यूल नंबर 1 क्लिक करेगा। शेड्यूल नंबर 1 में क्या मेरा यहाँ पे कोई पैराग्राफ नंबर 1 लग रहा है क्या? नो, दिस इज नॉट अ परमानेंट डिस्पोजल, काम होने के बाद ही वापस लिया जाता है। पैराग्राफ नंबर 2 लग रहा है क्या सर? बोल दिया ना अनरिलेटेड है, तो कैसे लगेगा? पैराग्राफ 3 तो एजेंट का होता है, पैराग्राफ 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस का होता है, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई। प्री ट्रेनिंग अगेन शेड्यूल नंबर 1 ऑन ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल टू इट्स एजेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये एजेंट्स है, इट इज नॉट अ सोल एजेंट, तो ये रिलेटेड पर्सन नहीं है। सिर्फ पैराग्राफ 3 लगा देंगे। अरे पैराग्राफ 3 गुड्स के केस में लगता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज। ठीक है, तो कोई भी सप्लाई नहीं है, आंसर बनेगा इसका निल।
ठीक है, 10th का आंसर बनेगा नील। नेक्स्ट पे आते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। हमेशा एक चीज का ध्यान देना, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए पहले सप्लाई होना जरूरी है। Okay, sometimes in the haste of doing things it may happen that something is not a supply, you may put it in exempt supply. No, supply means parameter 7(1)(a) are completed and then you apply the concept कि whether वो exempt है या नहीं। exempt मतलब section 2 clause 47 something is being nil rated, या फिर exemption notification में आता है चैप्टर 4 के, या फिर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ओके जी, तो सितंबर के लिए अब एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ये रहा सितंबर मंथ। लेट्स सी exempt supply. Water supply services provided to the Kerala Water Resource Management, a government authority, in which 85% of the control is held by Kerala government. Total consideration was 2,50,000. I am 99.9% sure कि मेजॉरिटी बच्चों का यहाँ पे गलती हुआ होगा और किसी की भी हो जाती, लेकिन यहीं पे वो जो रीडिंग मैटर करेगा। रीडिंग क्या मैटर करेगा कि सर गवर्नमेंट अथॉरिटी हमने रीड करा है क्या? एग्जेम्पशंस के चैप्टर में गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी का मतलब हमें पता है क्या? वहां पे 90% इक्विटी और कंट्रोल रहता है। 90% इक्विटी कंट्रोल रहता है। ये जनरल शब्द यूज किया है, लेकिन ये 90% नहीं है, तो ये एग्जेम्पशन के अंदर नहीं जाएगा। कौन से एग्जेम्पशन के अंदर? जिन्होंने एंट्री नंबर 3B लगाया होगा वो यहाँ पे नहीं जाएगा। ओके, सो दिस विल नॉट गो, दिस विल बी नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, इट विल बी अ टैक्सेबल सप्लाई। Composite supply of goods and services provided to Kerala government in respect of an activity entrusted to municipality under article number 243W of the constitution, in which the value of service constitutes 25% of the value of the said composite supply, the total consideration is 3 lakh। ये भी जल्दबाजी में जाएगा एग्जेम्पशन के अंदर, क्योंकि सर 25% कंडीशन पड़ी थी। 25% किसके लिए था? गुड्स के लिए था। ये क्या लिखा है? ये लिखा है सर्विस के लिए, मतलब गुड्स 75% है, तो ये भी आपका टैक्स होगा। ये एग्जेम्पशन में नहीं जाएगा। ये एंट्री नंबर आपका जो 3A के अंदर है ये नहीं जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल। कंडक्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर 4 लाख कंसिडरेशन, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 76% एक्सपेंडिचर, मिनिमम 75 चाहिए होता है, ऑफ द एंटायर प्रोग्राम वाज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका एग्जेम्पशन में चला जाएगा। आंसर इसका 4 लाख बनेगा। आंसर इसका 4 लाख बनेगा। तो एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं, डी और सी, डी और सी, डी और सी। ठीक है, आगे बढ़ो। द अमाउंट ऑफ TDS दैट विल बी डिडक्टेड ईच अंडर CGST SGST अगेंस्ट सप्लाई इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये सरकारी अथॉरिटीज वाली सप्लाई को एनालाइज करने हैं। क्या फर्स्ट केस में TDS आएगा? नो, बिकॉज इट डजंट एक्सीड 2,50,000। ठीक है, 250 के ऊपर नहीं जा रहा है। क्या सेकंड केस में आपका TDS आएगा क्या? ये देखो, इसके अंदर टोटल कंसिडरेशन है आपका 3 लाख का, और अगर आप इसमें देखोगे तो यस, दिस इज फॉलिंग अंडर ऑल द प्रोविजंस जो आपका रहता है फॉर द पर्पज ऑफ TDS। तो ये आपका 3 लाख पे TDS जाएगा। एक तो 3 लाख यहाँ पे लिख लो, 1 मिनट। और क्या है तीसरा वाला? कंडक्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट वाले को हम कंसिडर नहीं करते, वी सी द टैक्सेबल पोर्शन। तो 3 लाख का आपका 1% ईच, 3,000 एंड 3,000 ईच जाएगा। वो पूछ रहे ईच, क्लियरली पूछा है, तो ये 3,000 ईच जाएगा। 12th का आपका आंसर बनेगा सी, 12th का आपका आंसर बनेगा सी। ठीक है, एक और चीज ध्यान देना, TDS वाले में जो वो अथॉरिटी एंटिटी जो वो यूज करते हैं ना वर्ड, वहां पे 51% है TDS के लिए, एग्जेम्पशन में 90% है। तो इस वाले में फर्स्ट में वो ऊपर जा रहा है उसके, बट कंसिडरेशन वाला कंडीशन की वजह से रुक गया। द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू द रिलेटेड कंसर्न ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब एक रिलेटेड कंसर्न दिख रहा था मुझे, ये रहा। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से जाएंगे ऊपर पैराग्राफ पे। ठीक है, एज आई ऑलवेज से, क्वेश्चन इज अ क्लाइंट। तो क्लाइंट आके स्टार्टिंग में सिर्फ आपको बताएगा मेरा काम धंधा क्या है, मैं क्या करता हूँ। जब सवाल आएंगे तब हम देखेंगे एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन क्या है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर अ सप्लाई वाज मेड टू द रिलेटेड कंसर्न अंडर इनवॉइस वैल्यू ऑफ 5 लाख। ओके, 5 लाख का इनवॉइस वैल्यू है। मार्केट वैल्यू 8 लाख थी। 8 लाख मतलब OMB मेरे पास 8 लाख था, बट रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल ITC, पूरा का पूरा ITC के लिए एलिजिबल है, तो मेरा 5 लाख एक्सेप्ट हो जाएगा एज डीम्ड OMB। वैल्यू ऑफ द काइंड ऑफ सप्लाई was 7 lakh. Recipient intended to consume the supply for production process. What does this mean everyone? छोटी छोटी बातें ढंग से एनालाइज करो। इसका मतलब है कि रेसिपिएंट इसको एज सच आगे सप्लाई नहीं करने वाला है। तो वो जो नीचे फर्स्ट प्रोविजो आता है ना कि इग्नोर करके 90% ऑफ लाइक का इन क्वालिटी ले लेंगे, वो नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि आगे सप्लाई एज सच नहीं होने वाला, ये यूज होने वाला है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है 5 लाख का, दैट इज माई डीम्ड OMB, 13th का A। ठीक है, आगे आओ। ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस अगेंस्ट पंप मोटर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड। ये वैसे ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है, ये स्पेसिफिक केस सेक्शन 31 का बनता है कि जब भी आपका सीसेशन ऑफ सर्विस होता है इन बिटवीन, तो जैसे ही वो खत्म हुआ उसी दिन आपको देना पड़ता है। तो 20 दिसंबर इसका आंसर बन जाएगा 14B। ठीक है, 14B।
उसके बाद 15 पे आते हैं, पेनल्टी विच कुड बी लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एससीएन अंडर 74A। 74A का क्या केस है भाई, चेक करते हैं इसको। आओ, द फर्म इशूड अ शो कॉज रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस अंडर 74A फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू टू क्लेरिकल एरर, मतलब अनइंटेंशनल है, फ्रॉड का केस नहीं है, ठीक है। आईजीएसटी डिमांड हुआ है 20,000 रुपए का 31 ऑफ जैन को, सो इट इज ऑन 31 ऑफ जैन। अब 31 ऑफ जैन के अगर मैं 60 डेज में पेमेंट कर देता हूं तो मुझे एक पेनल्टी वेवर मिल जाएगा, है ना। इन द नॉन फ्रॉड केस यू गेट 2 पेनल्टी वेवर प्रायर टू शो कॉज एंड विद इन 60 डेज। ऑर्डर के 60 डेज वाला सिर्फ फ्रॉड में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओनर हॉस्पिटलाइज था, पेमेंट बिलेटेडली हुआ है 25 मार्च को फॉर टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो क्या ये 60 डेज के अंदर है? हाँ ये है, फरवरी और मार्च ही तो हुआ, ठीक है। 28 डेज प्लस अप्रॉक्सीमेट मतलब 25, तो वो अंडर 60 हो जाएगा ना। तो इस केस में आपको पेनल्टी वेवर मिल जाएगा, आपको निल पेनल्टी देना पड़ेगा। नॉन फ्रॉड में आपको निल मिल जाता है, तो आपका आंसर बनेगा निल, ठीक है जी। आपका आंसर बनेगा 15A निल। सो दिस इज डन। एमसीक्यूज आई थिंक मैनेजेबल थे, कुछ कुछ एरियाज में गलती होने के चांसेस होते हैं, बट एमसीक्यूज में वही होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते। अब डिस्क्रिप्टिव में से हम सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें हम चेक करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी मार्क करके रखी है, इंपॉर्टेंट वंस। लेट्स क्विकली स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एज ऑलवेज आउटवर्ड इनवर्ड जीएसटी लायबिलिटी इन कैश, कुछ ट्रांजैक्शंस पे फोकस करते हैं। यू रिसीव्ड रेंट, हम कौन है भैया? हम एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है आंध्र प्रदेश में। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी, मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, मैं भी रजिस्टर्ड, फॉर यूज ऑफ एसआईएल्स कमर्शियल बिल्डिंग। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, there is no exemption. Exemption applies for a residential dwelling, that too for certain more conditions attached, entry 12 and 12A जो आप पढ़ते हो। कमर्शियल वाले में कोई एग्जेम्पशन है ही नहीं। आरसीएम का एक एप्लीकेबिलिटी आता है व्हेन इट इज अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, बट यहाँ पे मैं भी रजिस्टर्ड हूँ तो ये नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड प्रिंटेड रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस टू अ रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया फॉर न्यू मार्केट पोटेंशियल, फॉर न्यू मार्केट, ठीक है, जो भी है, for its new high teach printing machine. Market study involves demo of the machine working and that was conducted in Japan, Indonesia and state of Andhra Pradesh. क्या लग रहा है आपको, ये किस तरफ जा रही है बात? सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग फॉलो करो। सर्विस का केस है तो या तो 12 लगेगा या 13 लगेगा। रेसिपिएंट बाहर का है तो सेक्शन 13 लगेगा। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेसिस पे आ रहा है क्योंकि डेमो वगैरह इन्वॉल्व है, तो आई नीड द मशीन, वो आगे सर्विस देने के लिए जिसके अंदर वो मुझे मशीन का भी डेमो देना पड़ेगा, बट इट इज हैपनिंग इन मोर देन वन कंट्री। आपको याद रहेगा 13.3, 13.4 और 13.5, इनका अगर मोर देन वन लोकेशन पे होता है इंक्लूडिंग इंडिया तो वो फॉल करता है 13.6 के अंदर, और अगर वो मोर देन वन स्टेट इन इंडिया होता है तो वो फॉल करता है 13.7 के अंदर। तो ये 13.6 के अंदर जाएगा और पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। आपका यहाँ पे जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो आउट ऑफ द कंसिडरेशन 14 lakhs was apportioned to the study done abroad। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं पूरा का पूरा जो है वो टैक्स करूंगा इन द 20 lakhs इन इंडिया। अब एक रही बात इसके नेचर ऑफ सप्लाई की, एक जॉइन द ड्रिल्स का सवाल है जो हमने लास्ट सुपर 40 में भी उठाया था, जो कि आईसीआई का ही व्यू बेस्ड है, जो कि लीगल भी है। मैं जस्ट हिंट दे देता हूँ आपको कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक स्टेट में है तो वो इंट्रा बनता है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई बाय सेक्शन नंबर 12, बट यहाँ पे सेक्शन 13 लग रहा है, तो ये रेसिडुअल क्लॉज में फॉल होना चाहिए इंटर वाले, दैट इज आईजीएसटी। बट क्वेश्चन ने यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया क्योंकि सप्लायर भी वही है और वो मशीन भी उसके पास आई है सेम स्टेट में बना के। आई डो नॉट कंप्लीटली एग्री विद इट बिकॉज लीगली ऑल्सो एंड आईसीआई का खुद का एक व्यू था जो इन द ड्रिल्स का जो क्वेश्चन था, आपने प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन बैंक में किया रहेगा मेरे या किसी भी ऑथर के, तो वो मैच नहीं कर रहा। बट नाउ वी कैन से कि वो पुराना सवाल था, वो काफी पुराना सवाल है। अब आईसीआई क्या कर रहा है, अब इसको वो इंट्रा के अंदर ही मान रहा है, तो आप इंट्रा के अंदर ही ले लेना, ठीक है, ओके। कुछ नहीं कर सकते सर, ये 4-5% एरियाज रहते हैं, हर पेपर में रहते हैं। Corporate guarantee was given for a grant of term loan by a PSU bank for solar panel installation amounting to 20 lakhs। ये कुछ corporate guarantee दी है उसने, 28.2 आपको लगाना है। The related party availed 15 lakhs since it could manage the balance funds through its internal sources। क्या मुझे इससे फर्क पड़ता है कि उसने ड्रॉ डाउन कितना किया है? नहीं, आपने गारंटी कितने का दिया, आपको उसके हिसाब से यू हैव टू पुट द 1% वाला वैल्यूएशन रूल 28.2 के अंदर, ठीक है जी। बस यही था इसके अंदर मिस्टेक एरिया, बाकी इसको आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। मशीन का भी एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ इनवर्ट सप्लाई के अंदर दिया है क्या। ये है मशीन की सेल ट्रांजैक्शन जिसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है।
नॉर्मल आपको 18,6 लगाना है। सप्लाई ऑफ मशीन ऑन विच आईटीसी वाज टेकन, टोटल आईटीसी -5% पर क्वार्टर, है ना, और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। कुछ है नहीं उसमें, इतना सिंपल है। चलो एक दो ट्रांजैक्शंस और देखो। अगले वाले में आपको क्या निकालना है, आपको लायबिलिटी निकालनी है, वैल्यूएशन निकालना है, ठीक है, बेसिक 10 मार्कर। आईटीसी का डेडिकेटेड क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियसली विद मिक्स एंड मैच ऑफ अदर चैप्टर्स। 14 + 10 24 मार्क का तो ये इन्होंने बेसिक्स पूछ लिए। आ जाओ क्या क्या देख लेते एक बार। प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू वेरियस कंसर्न्स, और हम कौन है भैया, हम एक इंडिविजुअल है जो कि रजिस्टर्ड है। ध्यान से, हम एक इंडिविजुअल है जो कि रजिस्टर्ड है। वी हैव प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू वेरियस कंसर्न्स। आउट ऑफ 5 लाख सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वाज 1 लाख। तो जो अनरजिस्टर्ड लोग थे वो 1 लाख के थे, और रजिस्टर्ड जो लोग थे वो 4 लाख के थे। तो जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड है वो आरसीएम के अंदर चला जाएगा। दिस विल बी अंडर आरसीएम एंड दिस विल ऑल्सो बी पिक्ड इन द एग्जेम्प्ट वैल्यू। रूल 42 के कॉमन क्रेडिट में ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी जाएगा, रूल 42 के लिए। ओके जी। उसके बाद और क्या पूछा इन्होंने, ये वाला तो एफसीएम के अंदर जाएगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है ना। प्रोवाइडेड ट्रेनिंग सर्विसेज इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इवन थ्रू मिस्टर विश्वास। ये उनको दो, आई थिंक इवन दो बोलना था, इवन दो मिस्टर विश्वास वाज नॉट अ ट्रेनिंग पार्टनर। अब यहाँ पे काफी बच्चों ने ये नाम देखकर जो है दे हैव गिवन द एग्जेम्पशन, बट एक बार प्रॉपर्ली रीड करोगे तो आपको क्लिक करेगा कि ये खुद ट्रेनिंग पार्टनर उसके साथ नहीं है, तो ये टैक्स हो जाएगा ना। सिर्फ नाम देख के नहीं करना है, ये टैक्स हो जाएगा। ये खुद तो ट्रेनिंग पार्टनर ही नहीं है, आप उसके साथ एसोसिएटेड होने चाहिए ना एज अ ट्रेनिंग पार्टनर। वो एनएसडीसी वाले में आप जाके काम करके आगे, इसका मतलब ये नहीं आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सो दिस 2 लाख का मैं आपको जस्ट एक बार रीजनिंग भी दे देता हूँ। ये देखो, टैक्सेबल सिंस द सर्विसेज प्रोवाइडेड ओनली बाय ट्रेनिंग पार्टनर हु इज अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी। उसके साथ तो वो एसोसिएटेड ही नहीं था, ये ध्यान रखना। चलो और क्या है, फादर इन लॉ, जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूं, ससुर जी को पापा बोलते हैं, बोलो इंडिया में अच्छी बात है, लेकिन जीएसटी के अंदर वो फैमिली का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमारे फादर डिपेंडेंट पेरेंट्स, वो हमारे फैमिली का पार्ट बनते हैं। फादर इन लॉ कभी भी नहीं बनते, चाहे डिपेंडेंट है नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। स्पाउस के जो पेरेंट्स है वो आपके फैमिली का पार्ट नहीं बनेंगे। फैमिली का पार्ट नहीं बनेंगे तो रिलेटेड पर्सन नहीं बनेगा। एंड हियर दे वर टेस्टिंग पैराग्राफ नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन की तरफ वो आपको लेके जा रहे थे। कई बच्चों ने इसको सप्लाई बनाया, उसका वैल्यूएशन किया, वो सब की जरूरत नहीं थी, ये सप्लाई बनेगा ही नहीं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, आप इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन का है कस्टम्स के, वैल्यूएशन का है कस्टम्स के। बस एक ध्यान रखना यार, डिजाइनिंग चार्जेस के आप इन्होंने क्या दिया है, डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू अ कंसल्टेंसी फर्म इन न्यू दिल्ली विच वाज नेसेसरी फॉर सच मशीन। ये सुन के काफी बच्चों ने इसको जो है पार्ट बना लिया था एज अ वैल्यूएशन। नेसेसरी है, कंडीशन फॉर सेल, वो डिजाइन चार्जेस में मैटर नहीं करता, वो रॉयल्टी लाइसेंस अदर एरियाज में मैटर करता है। ये आपने इंडिया में खर्चा किया है तो ये ऐड नहीं होना है। ये अदरवाइज देन इन इंडिया करते हो तो आपको ऐड करना होता है, ठीक है। चलो बाकी इट वाज इजी। जो गोडाउन सेल है इसके अंदर एक जीएसटी में नहीं आएगा, बट रूल 42 में इट विल बी अ पार्ट ऑफ द सर्कल रेट, जिसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। नॉर्मल कॉमन क्रेडिट था, कोई बहुत डिटेल्ड नहीं था इसके अंदर क्वेश्चन में कुछ। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, पार्ट नंबर बी में आओ। काफी यहाँ पे चीजें ऐसी थी जो कि एक अच्छी टेस्टेबिलिटी में आई। सेक्शन नंबर 13(3) टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज में आरसीएम। मूर्ति एंड सन्स is dealing in a property business registered under GST since 2021 in Bangalore, Karnataka, having a turnover of 2 crore in 23-24. Okay. MSL has taken legal services from Mr. Sachin, a junior advocate. जनरली ऐसा लिखता नहीं है, बट अच्छा है, जूनियर एडवोकेट से लिया है। और ये आपके लिए रेलिवेंट है टू अंडरस्टैंड दैट द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रहा है। ओके, ये 24-25 में मैं प्रीवियस ईयर का टर्नओवर चेक करूंगा, एंड यस आई एम अ बिग बिजनेस एंटिटी, तो यहाँ पे आरसीएम जो है वो लग जाएगा, टैक्स भी लगेगा, एंड ऑब्वियसली इट विल बी अंडर आरसीएम। MSL paid 80,000 for this service on 18th Feb through NEFT and the whole transaction was entered in the books on this date only. तो मेरे पास पेमेंट डेट क्या निकल के आ रही है, पेमेंट डेट निकल के आ रही है मेरी 18th of February. Now please make a note of it, सेक्शन नंबर 13(3) में रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, जहां पे हमें क्या कंपेयर करना होता है, वन वी डू द पेमेंट डेट यहाँ पे बुक्स और उसकी एंट्री एक ही दिन है, तो जस्ट पेमेंट डेट को कंपेयर करेंगे। इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड, तो वेयर द सप्लायर इशूड द इनवॉइस, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, वो टैक्स इनवॉइस निकाल पाएगा, तो उस केस में वी विल कंपेयर 61st डे फ्रॉम दैट इनवॉइस। बट इफ इज नॉट रजिस्टर्ड देन द कंसेप्ट विल किक इन ऑफ 31(3)(f सेल्फ इनवॉइसिंग। 31(3)(f के सेल्फ इनवॉइसिंग में अगर वो डेट आती है तो यू हैव टू सी पेमेंट डेट और द डेट ऑफ इशू ऑफ सेल्फ इनवॉइस, ठीक है।
अलग से बात ये है दैट रूल नंबर 47A आस्क्स द रेसिपिएंट कि सेल्फ इनवॉइस आप 30 डेज में इशू करो, बट अगर आप 13.3 देखोगे, कोर 13.3 अगर मैं आपको दिखाऊं तो दैट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये देखो 13.3 द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट इन केस इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट। नाउ आई नो आईसीएआई ने इस क्वेश्चन के अंदर ड्यू डेट के साथ भी एक कंपैरिजन का ऑल्टरनेटिव दिया है, बट आई डोंट फील वो हमें लिखना चाहिए, मतलब दोनों दिए ना आंसर्स, तो एक लॉजिकल जो मुझे लगता है दैट वी विल गो फॉर द एक्चुअल इनवॉइस इशू डेट, चाहे वो 30 दिन में हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बेरेट कहता है आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, नॉट द ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग। ठीक है जी, चलो कंपेयर कर लेते एक बार। इंडिपेंडेंट सिचुएशंस आपको दी गई है। पहला, सचिन इज अनरजिस्टर्ड, तो सेल्फ इनवॉइसिंग हुआ है 8 जैन को, तो 8 जैन को कंपेयर करेंगे पेमेंट डेट से, दैट इज 18th ऑफ फरवरी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर में लेफ्ट में लिख रहा हूं, आंसर बनेगा आपका जनवरी की डेट, सेल्फ इनवॉइसिंग वाली 8 जैन। ठीक है, चलो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो मिस्टर मूर्ति, एमएस मूर्ति एंड सन्स, रेसिपिएंट ने इनवॉइस निकाला किस दिन, 13 जैन को। इसको अपन कंपेयर करेंगे किससे, पेमेंट डेट से, दैट इज 18th ऑफ फेब को। अगेन आंसर विल बी व्हाट, 13th ऑफ जनवरी। उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन इनवॉइस ही नहीं निकला है, सेल्फ इनवॉइसिंग करना था नहीं निकला है, सो डेट ऑफ इनवॉइस है नहीं, सिर्फ पेमेंट डेट को किससे कंपेयर करूंगा, तो रेसिडुअल क्लॉज किक इन कर जाएगा दैट इफ, एक लाइन लिखी है ना उसमें, इफ इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एज पर द अबव सेक्शन, अबव सब सेक्शन, देन वी विल गो फॉर द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और वो एंट्री की डेट भी क्या है, ये चेक करो, होल ट्रांजैक्शन, द होल ट्रांजैक्शन वाज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन दिस डेट, तो ये डे कौन सा है आपका, दिस इज 18th ऑफ फेब। मेरे को 18th ऑफ फेब का यहाँ पे आंसर बनाना पड़ेगा क्योंकि उस दिन मेरे बुक्स में एंट्री गई है, रेसिडुअल क्लॉज लग जाएगा। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो मिस्टर सचिन, इन्होंने ही अपना टैक्स इनवॉइस निकाला होगा, तो इस केस में वी विल कंपेयर पेमेंट डेट विद द 61st डे। 61st डे मतलब मोटा मोटा कितना बनेगा, ये मार्च की डेट बनेगी, लेकिन उसको अपन पेमेंट से कंपेयर कर लेंगे तो वो 18 फेब का आंसर बन जाएगा, 18 फेब। तो आपके ये आंसर्स जो है वो बनने चाहिए, 8th जैन, 13th जैन, 8th जैन, 13th जैन, उसके बाद और क्या था, 18 फेब और 18 फेब, 18 फेब और 18 फेब, प्रॉपर आप उसको नोट करना। एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव आंसर दिया है सेकंड पार्ट में, इन विच दे हैव कंपेयर्ड द ड्यू डेट एज पर रूल 47A। मेरे हिसाब से वो ऑल्टरनेटिव पार्ट छोड़ सकते हो क्योंकि लीगली क्लियर लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ना कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है, दिस इज डन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पहला पार्ट तो सबने ठीक किया था, काफी आंसर शीट्स हमने देखी, बट सेकंड पार्ट में थोड़ा सा इशू था, विच इज ठीक है, मतलब बनता था उसके अंदर इशू, सबका ही हुआ है। Siegel and Co filed the GST return under section number 39, that is your 3B, for the month of December with a delay of 73 days. Total tax paid in the said return was 60,000, जिसमें से 40,000 जो है वो सेट ऑफ हुआ है ई क्रेडिट से, ठीक है, एंड द बैलेंस 20,000 was set off from ई कैश लेजर। तो ये मेरा ITC से सेट ऑफ हुआ है और ये मेरा ई कैश लेजर से पैसा गया है, लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ई कैश में से ऐसा कोई पैसा था क्या विच वॉज ऑलरेडी देयर इन माई ई कैश लेजर, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था ऑलरेडी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द GST 3B टिल द एक्चुअल डेबिट, मतलब जब मेरा रिटर्न फाइलिंग हुआ। तो वो बोल रहे हैं ई कैश लेजर हैड अ बैलेंस सिंस 1 दिसंबर, मतलब उस महीने से, मुझे तो देखना था ड्यू डेट से, मतलब आपके 20 जैन से, बट दिस इज फ्रॉम 1 दिसंबर इटसेल्फ, 6,000 मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, इट विल बी ऑन 60,000 माइनस 40,000 एंड माइनस 6,000, ठीक है। तो 46 अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो मेरा लगेगा इंटरेस्ट 14,000 के ऊपर 18% के हिसाब से इंटू 73 डेज का जो भी मेरा डीले हो जाएगा, ठीक है। 366 लीप ईयर, ये सारी चीजें चेक करना। ये 24-25 बनेगा तो 29 आपको नहीं लेना पड़ेगा फेब का, अगर ये 23-24 होता तो 366 लेना पड़ता क्योंकि वहां पे वो फेब आता 29 डेज वाला। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है, सपोज इफ ऑल द फैक्ट्स रिमेनिंग द सेम एक्सेप्ट दैट द रिटर्न वाज फाइल्ड आफ्टर द इशू ऑफ नोटिस अंडर 74A, डिटरमिन द इंटरेस्ट इफ एनी इज पेबल अंडर सेक्शन नंबर 50। अब सर ये तो हम सबको पता है कि जब 74A आपका हो जाता है इन्वोक, तो उस केस में आपको ग्रॉस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब नेट लायबिलिटी, नेट पेमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सब बच्चों को पता है कि हमें इसके ऊपर ये वाला बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला, 60,000 माइनस 40 तो नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कई बच्चों ने यहाँ पे ये 6,000 भी माइनस नहीं किया, बिकॉज वही कि 74 इन्वोक हो गया है। अब अगर आप इस प्रोविजो को ढंग से एनालाइज करोगे तो प्रोविजो क्लियरली कहता है कि ये वाला पैसा आपको you don't have, this will not be considered for the interest calculation। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि वो 74A के बाद होगा तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। इसके पीछे का
इसके पीछे का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हुआ क्या था, ये कहाँ से आया, तो आपको बेटर समझ में आएगा। हालांकि अभी जरूरत नहीं है क्योंकि शायद ये रिपीट भी नहीं होगा, लेकिन सारा कुछ पेपर नहीं होता ना, समझना भी होता है। तो एक मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट था, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट था विच वॉज बेसिकली इन केस ऑफ एशियर मोटर्स, और वहां पे उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि अगर हम कोई पैसा ई कैश लेजर में जमा करवा चुके हैं तो दिस इज इन द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, दैट इज द गवर्नमेंट। आरबीआई इज द फोकल पॉइंट ब्रांच इन केस ऑफ ई पेमेंट्स। तो ये पैसा तो हमारी तरफ से ऑलरेडी जा चुका है ना गवर्नमेंट के पास, तो अगर वो पैसा जा चुका है तो उसके ऊपर आप हमें इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हो, जिसके चलते वो प्रोविजो आया था रूल नंबर 88B में, ठीक है, सब रूल 1 में वो प्रोविजो आया था कि सच अमाउंट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको लॉजिकली सोचते हैं कि 74 इन्वोक हुआ, उससे फिर भी हाउ विल इट इंपैक्ट दिस रैशनल स्टेज, राइट। ये तो रैशनल अभी भी है कि मेरा पैसा ई कैश में तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यही जजमेंट का फॉर्मलाइजेशन हुआ रूल 88B के वो प्रोविजो में बाय 53rd जीएसटी काउंसिल मीट, और फिर वो चेंजेस आए रूल 88B में। तो अगर आप लॉजिक समझोगे तो अभी भी ये लॉजिक स्टैंड करता है कि 6,000 रुपया तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं क्यों इंटरेस्ट पे करूं। हाँ, 74A के बाद जो हो रहा है दैट विल इंपैक्ट में ग्रॉस एंड नेट वाली चीज, लेकिन ये इंपैक्ट नहीं होएगा। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू आईसीआई का भी है। हालांकि थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन आगे पीछे पॉसिबल है कल को इसके ऊपर लिटिगेशन, लेकिन मेजॉरिटी इट इज रिजॉल्व एंड प्रीटी मच नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन जो आईसीआई ने भी दिया है। तो 54,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 60,000 पे, जो आई थिंक मेजरली मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट, पार्शियली वैलिड पार्शियल इनवैलिड वाली आईसीआई काफी चीजें पूछ रहा है आजकल, ठीक है। तो इसमें देखना क्या दिया है, देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन एट ऑल, यू हैव टू इवैल्यूएट द स्टेटमेंट इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली थ्रू ईसीओ। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। अब इन्होंने क्या लिखा है, पार्शियली वैलिड पार्शियली नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि जो ईसीओ के थ्रू कर रहा होता है ना, अगर वो ईसीओ के थ्रू कर रहा है तो बेसिकली उसको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो थ्रेशोल्ड तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन थ्रेशोल्ड के बाद जरूरत है। एक सेक्शन 24 का क्लॉज लगता है कि आप अगर ईसीओ के थ्रू काम करते हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन सर्विस के केस में भी गेट दैट बेनिफिट वाया 23(2). तो ये थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है, इसलिए पार्शियली वर्ड यूज करना है आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, बट रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, ये तो नहीं है ना, दिस इज। अब ये भी इन्होंने आईसीआई ने पार्शियली लिखा है, शायद मैं भी अगर आंसर अटेम्प्ट करता मैं पार्शियली वर्ड नहीं यूज करता, क्योंकि मैं लिखता कि ऐसा गलत है, ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, नो रिक्वायरमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है अगर आपका केस रिस्क पैरामीटर्स के ऊपर फ्लैग हो गया, या आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, या पीओ डीम्स फिट, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। नो रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी आईसीआई ने पार्शियली वैलिड पार्शियली इनवैलिड करके लिखा है। तो ठीक है, आईसीआई क्या कर रहा है, इट्स प्लेइंग इन बिटवीन। अब ये देखा जाए तो स्टेटमेंट गलत है, नो रिक्वायरमेंट ये सबके लिए लागू नहीं होता। वो जब आधा आधा हो जाता है ना, कुछ के लिए हाँ कुछ के लिए ना, तो आईसीआई पार्शियली वर्ड डाल रहा है, तो आप भी थोड़ा वो ध्यान रखना। नो रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नहीं ऐसा नहीं है। टीडीएस डिडक्टर के लिए, टीसीएस कलेक्टर के लिए, और सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो ले रहे हैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन खुद से, तो उन केसेस में यू नीड टू हैव बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निशिंग, आपको करना पड़ेगा वाइल फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। बाकी का जो केस रहता है वहां पे यू गेट टाइम, रूल नंबर 10A रजिस्ट्रेशन चैप्टर में यू गेट टाइम 30 days और GSTR1 फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे आई थिंक मेजर मिस्टेक हुआ कि मिस वेरोनिका ये जो है, यहाँ पे जो लैपटॉप कंप्यूटर का आपको देना था बेनिफिट, वो बेसिकली नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज 18 ईयर्स नहीं है। तो लैपटॉप कंप्यूटर जो भी इंसान इंडिया में आ रहा है, अगर आप 18 ईयर्स के हो तो आपको वो ड्यूटी फ्री मिल जाता है, नहीं तो इस केस में आपका वो ड्यूटी में जाना था, मतलब जीएफए के अगेंस्ट आपको टेस्ट करना था। बाकी इसके अंदर और कोई पॉइंट नहीं था, दिस वॉज द मिस्टेक एरिया। 17 है तो नहीं मिलेगा, काफी उन्हें दे दिया था। बाकी इस क्वेश्चन में एक देख लेते हैं, प्री डिपॉजिट का सवाल था। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु हैंडेड ओवर सर्टेन गुड्स टू ट्रांसपोर्टर सुपरफास्ट रोडवे टू बी डिलीवर्ड टू अन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स अमाउंटिंग टू 3 लाख। The said goods were chargeable to 9 and 9% CGST SGST. The PO intercepted the vehicle under section number 68. आपको पता है कहाँ जा रही है बात, इन ट्रांजिट अगर पकड़ा गया तो 129 के अंदर एक पेनल्टी लगती है, ऑर्डर 129(3) में आता है। नो वन केम फॉरवर्ड, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नो वन कम्स फॉरवर्ड और अगर गुड्स टैक्सेबल है, जो कि इस केस में है, तो आई विल कंपेयर 200% ऑफ टैक्स विथ 50% ऑफ वैल्यू, विथ 50% ऑफ वैल्यू। ये मैं बात कर रहा हूँ CGST के अंदर, ठीक है। अगर आप टोटल करोगे तो वो 100% वैल्यू ले लेना। इसका निकाल ही लेते ना यार, फिर 3 लाख, 3 लाख का 9% इंटू 2 इज योर 54,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर,
तो आपका 1,50,000 CGST के अंदर लग जाएगा पेनल्टी। सो नो वन केम फॉरवर्ड टिल 31st ऑफ दिसंबर, 15 दिन हो गए, ठीक है। बेसिकली 7 डेज के अंदर नोटिस आता है, उसके 7 डेज में ऑर्डर आता है, उसके आगे 15 डेज में आपको पेमेंट करना होता है, तो वो नो वन केम फॉरवर्ड, तो पेनल्टी ऑर्डर निकल चुका है। As Balaji did not admit to the entire penalty amount specified in the order and it filed an appeal to the appellate authority. अब ये लोग अपील में गए, तो इस अपील में अगर जाना होता है तो आपको 25% पैसा जमाना कराना पड़ता है एज अ प्री डिपॉजिट, बिकॉज देर इज नो टैक्स इन्वॉल्वमेंट इन दिस ऑर्डर, ओनली अ पेनल्टी ऑर्डर, सिर्फ पेनल्टी है इसके अंदर, तो 25% आपको जमा कराना पड़ता है। हालांकि अब वो मे के लिए कुछ चेंजेस है, अभी के लिए नहीं है, बट कई बच्चे कैसे होता है, कईयों को जीएसटी पता होता है, काम किया होता है, तो उन्होंने 10% लगा दिया था फ्यूचर का रेट, मतलब अभी वो एप्लीकेबल नहीं था अटेम्प्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको 25% ही लगाना है। तो प्री डिपॉजिट आपको कितना चाहिए रहेगा अंडर CGST एक्ट, तो वो आपको 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, 37,500 का आपको डिपॉजिट चाहिए रहेगा, 37,500 का। नेक्स्ट द अमाउंट टू बी पेड बाय सुपरफास्ट रोडवे। सुपरफास्ट रोडवे क्या है, हमारे कंसाइनमेंट वाले हैं वो। फॉर रिलीज ऑफ इट्स कन्वेंस अंडर 129 व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड बट द कन्वेंस ओनर वांट्स टू गेट द कन्वेंस रिलीज, वो 129(3) का अमाउंट जो है दैट इज यहाँ पे कितना है 1,50,000। तो वो जो 1,50,000 है या 1 लाख, मतलब CGST में निकाल रहे हो तो CGST में निकालना, लास्ट में टोटल एक बार बता देना। इफ यू आर कैलकुलेटिंग अंडर CGST राइट ईच वर्ड, ठीक है, मतलब आपका आंसर शीट मैच हो जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअली चेक करे या टोटल में चेक करे, विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे आपका 1 लाख का आंसर बन जाएगा, ठीक है। ओके जी, 129(3) मेरा कंपेयर हो गया। ये 74A का ही है, हालांकि इसके अंदर कुछ है नहीं ज्यादा। True and Co firm filed its GST return for the month of Jan, in which tax was short paid inadvertently due to a mistake committed in filing the return. Inadvertently मतलब गलती से, नॉन फ्रॉड का केस है। The due date for filing the annual return is 31st December and it is asking for various opinions. Latest date by which show cause notice can be issued, it is 42 months, तो वो बनेगा 30th जून। कौन सा वाला 25 है ना, तो 26, 27, 28, 30th जून 26, 27, 28, 29, 30th जून 2029। टाइमलाइन टू पास द ऑर्डर, इसके आगे 12 महीने। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस द रीजन फॉर शॉर्ट पेमेंट वाज एज अ रीजन ऑफ willful misstatement? There is no change in the answer. The timelines have been streamlined basically under 74A. Earlier 73, 74 different timelines existed. तो 42 months और 30th जून 2029 से आपका कंक्लूड होगा आंसर, ठीक है। 42 months 30th जून 2029, 12 months एक्सटेंशन की बात भी लिख सकते हो और आंसर सेम रहेगा। चलो और क्या है साहब, ये एक दो बातें आप इसमें देख लो एक बार। क्वेश्चन 6 में सेक्शन 160 प्रोवाइड्स दैट असेसमेंट प्रोसीडिंग शैल नॉट बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। बेसिकली कोई डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर एक और बात इसके अंदर लिखी जाती है कि इफ देयर इज सम डिफेक्ट इन नोटिस, तो उसको आपको एट द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ आपको बोलना है, मतलब इफ यू एक्ट ऑन इट देन लेटर ऑन यू कैन नॉट से दैट नहीं दिस नोटिस वाज लेट्स से बार्ड बाय लिमिटेशन पीरियड, आपको पहले वो पिन पॉइंट करना है। सो दिस इज फ्रॉम योर बेसिकली मिसलेनियस प्रोविजंस एंड दिस अप्लाइज ऑन एनी नोटिस, एनी ऑर्डर, सबके अंदर अप्लाई कर जाता है ये, ठीक है। उसके बाद हु हैज द अथॉरिटी टू प्लेस एन एंटिटी अंडर डिनाइड एंट्री लिस्ट। कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि कहाँ से है, ये FTP से भाई, वही टॉपिक जो तुम करते नहीं हो, ठीक है, कोई भी नहीं करता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए। हालांकि आपको एक FTP का वीडियो मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड, वी विल ट्राई कि उसमें से कुछ जितना मैक्सिमम कवरेज हो पाए, राइट। सो डिनाइड एंट्री लिस्ट एक होती है जहाँ पे इफ एनी इंपोर्टर और जो भी पर्सन है अंडर द FTP governing provisions, if they do not comply with some provision, if they do not comply with export obligation, या उनके साइड से कोई ड्यूज वगैरह पेंडिंग है, तो उस केस में उनको डिनाइड एंट्री लिस्ट में प्लेस किया जाता है। कौन प्लेस करता है? ये DGFT की RA रहती है, रीजनल अथॉरिटी। एंड बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, दे विल नॉट गेट एनी रिन्यूअल ऑफ स्कीम, दे विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर एनी फ्रेश स्कीम, एनी बेनिफिट, वो सब इसके लिए रुक जाएगा। और जब तक वो पेमेंट सारा ठीक नहीं करते, जब तक वो ड्यूज पे नहीं करते, जब तक अपना ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं करते, मतलब जो भी गलती हुआ है वो ठीक नहीं करते, तब तक उनको इस डिनाइड एंट्री लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। क्या बात ठीक है? चलो, तो ये 160 एक बार अब रिपीट तो नहीं होगा वैसे 160 बेसिकली, बट ठीक है, एक बार रीड करना तो कर लेना। चलो, सो दिस इज ऑल, आई थिंक सेक्शन 1 ये हो गया हमारा पूरा। सितंबर 25 का पेपर हमने काफी कम टाइम में जस्ट गो थ्रू कर लिया। बैलेंस क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट प्रोवाइडेड यू हैव डन द थिंग्स वेल। बाकी यार कस्टम्स का मैराथन एक जो अपलोड किया था, बहुत अच्छा फीडबैक आया उस पर, मतलब पीपल हैव सीन दैट। आई वॉज स्केप्टिकल थोड़ा कि यार 5-6 घंटे लगा रहे हैं बच्चे, देखेंगे नहीं देखेंगे, बट इट विल बी वर्थ इट। आप देखना उसको प्रॉपरली, नीचे फीडबैक चेक करना कमेंट्स में,
वो बहुत अच्छा यूज़ करेगा आपको। आपका कस्टम्स भी कभी होता है बहुत पुराना हुआ है, रिवीजन अच्छा नहीं हुआ है, पूरा अपडेटेड रिवीजन है वो फॉर जैन एंड मई 26, ठीक है। सो सी दैट एंड आई होप दैट हेल्प्स। बाकी और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे एमसीक्यू सॉल्व करो, रोज अपनी गलतियां पकड़ी जाएंगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।